नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एक बार फिर झुके इमरान खान, बिना भारत की मदद के नहीं मिट सकती पाकिस्तान की प्यास। जी हां दोस्तों, क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाकर जो काम किया है उस पर हम सभी को गर्व है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल में ममता बनर्जी पर स्मृति ईरानी का तंज, बोली राज्य की जनता चाहती है टीएमसी भगाओ, भाजपा लाओ और बांग्ला बचाओ। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। एक बार फिर झुके इमरान खान, बिना भारत की मदद के नहीं मिट सकती पाकिस्तान की प्यास, जानिए पूरा मामला। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले 2 सालों से तनाव की स्थिति है। अब दोनों देशों के प्रतिनिधियों की मुलाकात होने वाली है। 23 और 24 मार्च को दोनों देश के प्रतिनिधि मिलेंगे, जिसमें सिंधु नदी के विवाद पर चर्चा होने वाली है। नई दिल्ली में होने वाली इस मीटिंग का एजेंडा सिंधु नदी का पानी और चिनाब नदी पर बना भारत का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इसकी डिजाइन को लेकर पाकिस्तान की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई जा चुकी है। 1960 में बना एक स्थायी कमीशन दोनों देशों के बीच सिंधु नदी पर जारी विवाद के निपटारे के लिए सन 1960 में स्थायी सिंधु कमीशन को गठित किया गया। हर साल इस कमीशन की मीटिंग होती है। इस कमीशन को सिंधु जल संधि के तहत बनाया गया था। दोनों देशों के कमिश्नर्स को एक बार भारत तो एक बार पाकिस्तान में मीटिंग करनी जरूरी है। भारत की तरफ से सिंधु कमिश्नर पीके सक्सेना हिस्सा लेंगे। साल 2019 में जब भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया तो उसके बाद लद्दाख में कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। भारत लद्दाख के लिए 19 मेगावाट वाले दारबुक शियोक, 18.5 मेगावाट वाले शांकु, 24 मेगावाट वाले निमुत चिलिंग, 12 मेगावाट वाले रोंगदो और लेह के लिए 10.5 मेगावाट वाले रतन नाग को मंजूरी दी है। जबकि कारगिल सेक्टर के लिए 19 मेगावाट वाले मांगदम सांगरा, 25 मेगावाट वाले कारगिल हंडरमैन और 12 मेगावाट वाले तमाशा को मंजूरी मिली है। भारत की तरफ से पहले ही पाक को इन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जा चुका है। पाकिस्तान की तरफ से सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह के साथ 8 लोग इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। भारत के पास पानी रोकने का अधिकार भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी। इस संधि के तहत 3 पूर्वी नदियों जिसमें सतलज, ब्यास और रावी शामिल हैं और पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी को आपस में बांटने पर सहमति जताई गई थी। साल 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से पूर्वी नदियों के 0.53 मिलियन एकड़ फीट यानी पानी पर रोका गया था। इस पानी का प्रयोग पाकिस्तान में पीने और सिंचाई के लिए होने वाला था। हालांकि पानी रोककर भारत ने किसी भी तरह से संधि का उल्लंघन नहीं किया था, क्योंकि इसके पास नदियों के पानी को रोकने का अधिकार। करते हैं अगली खबर की तरफ। राजनाथ सिंह बोले, देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाकर जो काम किया है उस पर हम सभी को गर्व। पढ़े पूरा भाषण। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने संबोधित किया है। समाचार एजेंसी एएनआई हिंदी के मुताबिक केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश भाजपा कार्य समिति बैठक को संबोधित करते हुए गरीब परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का अध्यक्ष है, यह भाजपा में ही हो सकता है। राजनीतिक जीवन में व्यक्ति का कद पद के कारण बड़ा नहीं होता है, बल्कि उसकी कृतियों के कारण बड़ा होता है। आप भाजपा कार्यकर्ता हैं तो देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होगी। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि सारी राजनीतिक पार्टियों का विभाजन हुआ है, लेकिन भाजपा का एक बार फिर भी विभाजन नहीं हुआ है। दुनिया में जितना वैक्सीन तैयार हुआ है उसका 60% भारत ने तैयार किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा कि भारत अब शक्तिशाली बन रहा है। बीजेपी ट्विटर के मुताबिक राजनाथ सिंह ने कहा कि संयोग देखिए, ढांचा गिरा तब यहाँ भाजपा के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे और राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तब भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। हमारी सरकार जितना पैसा भेजती है पूरा पैसा आपके खाते में पहुंचता है। कोई नहीं कह सकता है कि किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। एक समय हम सब नारा लगाते थे, चप्पा चप्पा भाजपा, और आज यह नारा चरितार्थ हो गया। भारतीय जनता पार्टी की विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा है, हमारा एक राजनीतिक दर्शन है। हर राजनीतिक विचारधारा वाले दल का विभाजन कभी न कभी हुआ है, मगर भाजपा का आज तक कभी विभाजन नहीं हुआ है। कोविड महामारी के दौरान गरीबों को मुफ्त अनाज वितरित किया गया ताकि कोई गरीब भूखा ना सोए। अभी क्वाड की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा कोरोना के दौरान किए गए उपायों की प्रशंसा की है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाकर जो काम किया है उस पर हम सभी को गर्व है और उनका सम्मान होना चाहिए। राजनीति में सबसे बड़ा संकट है विश्वास का संकट। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। हमने घोषणा पत्र में धारा 370 को समाप्त करने की बात कही थी, आज धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा काम हुआ और 40 लाख से अधिक आवास इस प्रदेश में बनाए गए हैं।
कौन सोचता था कि कोई प्रधानमंत्री स्वच्छता को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाएगा, मगर हालात बदल गए। 2.61 करोड़ शौचालय तो इसी उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। सौभाग्य योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 1.38 करोड़ घरों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए गए। इस मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए वार्षिक इलाज की सुविधा देकर हमारी सरकार ने गरीबों की बड़ी राहत दी है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 1.818 करोड़ परिवारों को अकेले उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य रक्षा कवच दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में ममता पर स्मृति ईरानी का तंज, बोली राज्य की जनता चाहती है टीएमसी भगाओ, भाजपा लाओ, बांग्ला बचाओ। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरने में भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। यहां रविवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रविवार को कहा कि राज्य की जनता टीएमसी भगाओ, भाजपा लाओ, बांग्ला बचाओ चाहती है। मेदिनीपुर के भाजपा उम्मीदवार समित दास का समर्थन करने के लिए सालबोनी में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए ईरानी ने दावा किया कि ममता ने राज्य में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं का अनुचित श्रेय लिया था। पीएम मोदी ने दिल्ली से गरीब लोगों और राज्य के विकास के लिए 4 लाख करोड़ रुपए भेजे, लेकिन दीदी जब आप केंद्र में पिछली कांग्रेस सरकारों का समर्थन कर रहे थे तो आपने कितना पैसा खर्च किया था। दीदी ने उन लोगों का समर्थन किया है जिन्होंने भारत के खजाने को लूटा है और देश के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने कहा बंगाल के लोगों ने फैसला किया है कि दीदी के खेल को खत्म करने का समय आ गया है। लोग टीएमसी भगाओ, भाजपा लाओ, बंगाल बचाओ चाहते हैं। ईरानी ने यह भी कहा कि सत्ता में आने के बाद से ममता के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने पहली बार पश्चिम बंगाल में मां दुर्गा की मूर्ति और सरस्वती पूजा समारोह का विसर्जन रोक दिया। वह खेला होबे गेम ऑन कर कह रही हैं, लेकिन खेला शीश गेम ओवर कह रहे हैं। जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं उससे पूरा देश वाकिफ हो गया है कि बंगाल के लोगों ने फैसला किया है कि टीएमसी इस बार विदा होगी। पीसी और भाईपो जा रहे हैं और बीजेपी सरकार बंगाल में आ रही है। साथ ही उन्होंने टीएमसी पर बंगाल की महिलाओं की गरिमा और गरीबों का जीवन के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने लोगों से 27 मार्च को कमल का बटन दबाने और दास को अपना आशीर्वाद देने की बात कही है। पश्चिम बंगाल में इस बार टीएमसी, कांग्रेस, वाम गठबंधन और भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 5G तकनीक में भी दिखेगी क्वाड की साझेदारी, जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम से हो चुकी है मोदी की बात। जी हां दोस्तों, क्वाड भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया के प्रमुखों की पहली बैठक के बाद क्या भारत में चीन की 5G तकनीक के दरवाजे बंद हो गए हैं? संकेत तो इस बात के ही हैं। पिछले शुक्रवार को हुई इस बैठक में चारों देशों ने अत्याधुनिक व संवेदनशील तकनीक के इस्तेमाल पर गठबंधन के लिए एक विशेषज्ञ कार्यदल के गठन का फैसला किया है। माना जा रहा है कि यह कार्यदल इन देशों के बीच एक भरोसेमंद 5G नेटवर्क तैयार करने का रास्ता साफ करेगा। अमेरिका और भारत कर चुके हैं शुरुआत। वैसे इस बैठक से पहले ही अमेरिका और भारत ने चीन से 5G समेत दूसरे संवेदनशील तकनीक के इस्तेमाल को सीमित करने को लेकर कदम उठाने की शुरुआत कर दी है। अमेरिका से मिले शुभ संकेत। उधर अमेरिका ने इस बात का ठोस संकेत दिया है कि वह वैक्सीन निर्माण व आपूर्ति में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल भारत को उपलब्ध कराने में आने वाली बाधाओं को हटा देगा। हाल ही में कोविड-19 की वैक्सीन बनाने वाली भारत की प्रमुख कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा था कि अमेरिका से महत्वपूर्ण कच्चे मालों के निर्यात पर प्रतिबंध होने की वजह से आगे वैक्सीन निर्माण में बाधा उत्पन्न हो सकती है। यही सवाल अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का निर्यात प्रतिबंध लागू है, लेकिन हम दुनिया के सारे देशों के साथ मिलकर काम करने को इच्छुक हैं। हम सिर्फ हर अमेरिकी नागरिकों को जल्द से जल्द वैक्सीन देना ही सुनिश्चित नहीं करना चाहते, बल्कि यह भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया को जल्द से जल्द वैक्सीन दी जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को बताया जरूरी, कहा इसे धर्म से जोड़ना गलत। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और प्रचारक इंद्रेश कुमार रविवार को झारखंड की राजधानी रांची के दौरे पर रहे। इस दौरान प्रेस क्लब में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता में भी उन्होंने हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने देश की बढ़ती आबादी पर चिंता व्यक्त की और जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द लाने की मांग की। उनके मुताबिक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को इस बारे में सोचना चाहिए। इंद्रेश कुमार ने कहा कि बढ़ती आबादी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी समस्या है। ऐसे में कम से कम हमारे देश में तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। इसको किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से जोड़ना गलत है। 2019 में जब पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था कि छोटा परिवार ही देश प्रेम है।
आरएसएस उनके बयान का समर्थन करती है और ये मानती है कि इससे संबंधित कानून पर विचार होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि 1857 में 83 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत था। उस वक्त भारत की जनसंख्या 35 करोड़ थी। इसके बाद 1950 में भारत 31.5 लाख वर्ग किलोमीटर ही रह गया और जनसंख्या 34 करोड़ हो गई। लेकिन अब हालात अलग है। भारत की जमीन तो उतनी ही है, लेकिन जनसंख्या 130 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इस जनसंख्या वृद्धि से देश के हर वर्ग, हर समुदाय को परेशानी हो रही है। इंद्रेश कुमार के मुताबिक जनसंख्या बढ़ने से पानी का रिसोर्स कम हो गया, प्रदूषण भी बढ़ रहा, रोजगार की कमी हो गई। वहीं जो लोग स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं, उनके चक्कर में भ्रष्टाचार और अपराध में वृद्धि हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से युद्ध की परिस्थिति में भारत की होगी पुख्ता तैयारी, महानिर्माण योजना पर चल रहा है काम। जी हां दोस्तों, बंगाल से उत्तराखंड तक ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण शुरू हो गया है। सेना की क्विक कॉम्बिंग और मूवमेंट को देखते हुए गृह मंत्रालय ने ये निर्णय और काम युद्ध स्तर पर शुरू किया है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा से होते हुए उत्तराखंड तक पहुंचने वाली इस सड़क में मंडल के सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले शामिल किए गए हैं। परियोजना की लागत 1621 करोड़ है। इंडो नेपाल बॉर्डर कॉरिडोर परियोजना की लागत 1621 करोड़ है, जिसमें 112 छोटे और 35 बड़े पुल भी बनाए जाने हैं। गोरखपुर और बस्ती मंडल में 13 ब्रिज बनेंगे, जिनसे सिद्धार्थनगर के 3 पुलों पर कार्य शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। इसका मकसद है कि विषम परिस्थितियों में सेना की अनुमति पर ही इस रूट पर अन्य आवागमन संभव हो सकेगा। देश की सीमा सुरक्षा को लेकर तंत्र सक्रिय हो गया है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए तमाम निर्देश दे रखे हैं। गृह मंत्रालय भी उनके सुर में सुर मिला। हाई सेंसिटिविटी इंडो चाइना और इंडो नेपाल से सटे सीमाई इलाकों के क्षेत्र पर क्विक कॉम्बिंग हो सके और सेना की क्विक मूवमेंट बनी रहे। इसे लेकर बंगाल से लेकर उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे चीन और नेपाल सीमा पर 640 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का निर्णय गृह मंत्रालय ने लिया है। पूरी परियोजना पर जहां 1621 करोड़ रुपए सुरक्षा की दृष्टि से खर्च होगा, तो वहीं इस परियोजना पर सेना के लिए यातायात को सुगम बनाने के लिए 112 छोटे, 35 बड़े पुलों के निर्माण का लक्ष्य भी रखा गया है। गोरखपुर और बस्ती मंडल के कुछ जिले भी इस परियोजना में शामिल हैं। लंबे समय से भारत, चीन और नेपाल सीमा पर सेना की गतिविधियां न सिर्फ सक्रिय हुई हैं, बल्कि जाबाज जवानों की बहादुरी से देश की सीमाएं पूरी तरह से विषम स्थितियों से भी सुरक्षित रही हैं। सीमा की सुरक्षा और चौकस हो, इसे लेकर केंद्र सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया है। आयुक्त अनिल सागर ने बताया कि महानिर्माण योजना के तहत देश की सबसे महत्वाकांक्षी बॉर्डर सड़क परियोजना शुरू किए जाने की कवायद को अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। परियोजना का निर्माण करवा रही एजेंसी सेतु निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि चीन से युद्ध की परिस्थिति से निपटने के लिए इस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से लड़खड़ाई चाइनीज इकोनॉमी, राष्ट्रपति जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट रोड इनिशिएटिव पर लगा ब्रेक। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी और अपनी आदतों के चलते दुनिया भर के निशाने पर आए चीन को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बीजिंग के पास BRI के तहत बनाई परियोजनाओं के लिए पैसा नहीं है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर शोध करने वालों का कहना है कि 2020 में चीन का निवेश तेजी से घट गया है। इसमें एक वर्ष में कम से कम 54% की गिरावट आई है। काबुल टाइम्स के अनुसार चीनी विदेश मंत्रालय के इंटरनेशनल इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल वांग शियालोंग ने बताया कि BRI के 20% कार्य बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जबकि 30 से 40% कामों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। कोरोना ने चीन की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। 2016 में BRI में निवेश $75 बिलियन था, जो 2020 में घटकर मात्र $3 बिलियन रह गया। आर्थिक संकट के अलावा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कोई अन्य तरह की परेशानियों से जूझना पड़ा है, जैसे कि भ्रष्टाचार, वित्तीय पारदर्शिता का अभाव, अनुचित ऋण शर्तें, कर्ज डूबने का डर और नकारात्मक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव। इन सब के चलते पूरी योजना का भविष्य दांव पर लग गया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चीन का सदाबहार दोस्त पाकिस्तान भी BRI के तहत 122 योजनाओं में से मात्र 32 में ही कार्य शुरू हो सका है। स्वतंत्र रूप से शोध करने वाले एक संगठन रोडियम के अनुसार BRI परियोजना में कोरोना से पहले ही प्रगति धीमी होने लगी थी और कोरोना ने स्थिति ज्यादा खराब कर दी है। पिछले 3 वर्षों में चीन का निवेश लगभग स्थिर हो गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना का तेजी से बढ़ रहा खतरा, महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में सख्ती की आहट। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है। कोविड-19 के नए मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना के 16,620 नए मामले सामने आए, जो कि इस साल के दिन में सामने आए सर्वाधिक नए मामले हैं। साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 23,14,000 के पार पहुंच गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के चलते 50 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 52,861 हो गई। देश में 26,291 नए मामले। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 26,291 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या
1,13,85,339 हुई। 118 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,58,725 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 2,19,262 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,10,07,352 है। देश में कुल 2,99,08,038 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 743 नए मामले। मध्य प्रदेश में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 743 नए मामले आने के साथ ही प्रदेश में वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 2,68,594 पहुंच गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से प्रदेश में 2 और व्यक्तियों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 3,887 हो गई है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में रविवार को कोविड-19 के 263 नए मामले इंदौर में आए, जबकि भोपाल में 139 और जबलपुर में 45 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कुल 2,68,594 संक्रमितों में से अब तक 2,59,987 मरीज स्वस्थ होकर घर चले गए हैं और 4,740 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू करने पर चर्चा। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को ध्यान में रखते हुए सरकार सख्ती बढ़ाने की तैयारी में है। कोरोना की स्थिति पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैंने टीम को रात के कर्फ्यू और अन्य चीजों पर चर्चा करने का निर्देश दिया है। संबंधित विभाग के साथ कल यानी मंगलवार को एक बैठक होगी और जरूरी हुआ तो कुछ और कदम उठाए जाएंगे। पुणे में 3,267 केस। इससे पहले महाराष्ट्र में लगातार 2 दिन कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस आए थे और अब ये आंकड़ा बढ़कर 16,000 के पार पहुंच गया है। महाराष्ट्र के पुणे में भी कोरोना के केस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में पुणे में कोरोना के 3,267 केस मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं यहाँ कोरोना के कारण 25 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी कोरोना के 1,023 नए मरीज मिले। तेजी से बढ़ रहे आंकड़ों को देखते हुए यहाँ अस्पतालों में बेड बढ़ाने के निर्देश दे दिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। खड़गपुर में 1 किलोमीटर लंबा रोड शो कर बोले अमित शाह, बंगाल को सोनार बांग्ला में बदलेगी बीजेपी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान को गति प्रदान करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में रोड शो किया। इसमें उन्होंने वादा किया कि सत्ता में आने के बाद भाजपा पश्चिम बंगाल में वास्तविक परिवर्तन लाने तथा राज्य को सोनार बांग्ला में बदलने में सफल होगी। राज्य के विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में शाह ने पश्चिमी मेदिनीपुर के खड़गपुर में रोड शो किया। शाह ने दावा किया कि रोड शो में बड़ी संख्या में लोग आए, जो यह दर्शाता है कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में बदलाव लाना चाहती है। उन्होंने कहा, मैं वादा करता हूं कि भाजपा सरकार असली परिवर्तन लाने में सफल रहेगी। एक बार फिर सोनार बांग्ला बनाया जाएगा। रोड शो स्थानीय भाजपा कार्यालय प्रेम हरि भवन से शुरू हुआ और करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इसका समापन माल नचा पेट्रोल पंप पर हुआ। बड़ी संख्या में भीड़ जुटने के कारण वाहनों के काफिले को इस दूरी को पूरा करने में 1 घंटे से भी अधिक समय लगा। शाह के साथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी थे। सूर्यास्त के बाद शुरू हुई रैली में हजारों लोग शामिल हुए। वहीं रोड शो देखने के लिए घरों की छतों पर और बालकनियों पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित थे। शाह ने लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान उनके साथ खड़गपुर सदर सीट से पार्टी के उम्मीदवार हिरन चटर्जी भी थे। चटर्जी अभिनेता हैं, इतनी भीड़ देखकर निश्चित ही प्रसन्न नजर आ रहे शाह ने रैली में शामिल लोगों तथा इसे देखने के लिए जुटे लोगों की ओर विजय का संकेत किया। उन्होंने कहा, कितने लोगों का रैली में आना दिखाता है कि चटर्जी निश्चित ही विधानसभा के लिए चुने जाएंगे। इस दौरान इस बार भाजपा का नया नारा भी लगा। यह नारा उस ट्रक पर भी लिखा था जिस पर शाह खड़े थे। इसके अलावा पोस्टरों आदि पर भी यह नारा लिखा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाक आर्मी पर साल 2020 में हुए कई बड़े हमले। बलूचिस्तान और नॉर्थ वजीरिस्तान में हालात बेकाबू। जी हां दोस्तों, LOC पर भारत की मजबूती स्थिति के बीच पाकिस्तानी सेना के एक साथ कई मोर्चे पर फोकस नहीं कर पा रही थी। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा हो या फिर बलूचिस्तान में चल रही आजादी की लड़ाई, पाकिस्तान की सेना के लिए एक साथ इतने फ्रंट पर लड़ना आसान नहीं था। वहीं सरकार की मुश्किलें भी इतनी बढ़ गई थी कि वो LOC से ध्यान हटाकर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात नहीं संभाल पा रही थी। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बेहद खराब हैं। उग्रवादी गुटों ने 2020 में पाकिस्तानी सेना पर कई बड़े हमले किए, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। सुरक्षा से जुड़े जानकारों के मुताबिक पिछले साल 2020 में पाकिस्तानी सेना के कुल 334 जवानों के मारे जाने की खबर सामने आई, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने इस आंकड़े को कभी सार्वजनिक नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते 6 सालों में नॉर्थ वजीरिस्तान में सक्रिय अलग अलग आतंकी गुटों से हुई मुठभेड़ में सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान में स्थितियां कितनी बद से बदतर हो रही हैं। बीते साल जुलाई में बलूचिस्तान में हुए उग्रवादी संगठनों के एक हमले में 20 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के मारे जाने की खबर सामने आई, जबकि पाकिस्तानी सेना ने सिर्फ 3 जवानों के मारे जाने की पुष्टि की थी। बलूचिस्तान में पूरे साल पाकिस्तानी सेना पर उग्रवादी गुटों ने कई बड़े हमले किए। पाकिस्तान की सेना लाख कोशिशों के बावजूद हालात नहीं संभाल पा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नहीं टूटेगी दोस्ती
दोस्ती, रूस ने दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी भारत को सौंपी, टेंशन में चीन पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ सालों से भारत और रूस की दोस्ती में दरार आने की बात कही जा रही थी, लेकिन कहते हैं ना, दोस्त आखिरकार दोस्त ही होते हैं। रूस ने फिर साबित कर दिया कि वो भारत का सच्चा दोस्त है। रूस ने दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी भारत के हाथों में सौंप दी है। दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी अकुला 1 का करार हो चुका है। रूस ने भारत के साथ पनडुब्बी का करार उस वक्त किया है जब चीन के साथ भारत का तनाव चल रहा है और पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के साथ तो पक्की दुश्मनी ही है। भारत और रूस के बीच 11 मार्च को $3 अरब का परमाणु पनडुब्बी अकुला 1 का करार 10 सालों के लिए फाइनल किया गया है। भारत और रूस के बीच करीब 2 सालों की लंबी बातचीत और मोल भाव के बाद ये सौदा तय किया गया है। तय एग्रीमेंट के मुताबिक रूस अकुला 1 क्लास पनडुब्बी, जिसे भारत में चक्र 3 के नाम से जाना जाता है, इंडियन नेवी को 2025 में सौंपेगा। भारत और रूस के बीच तीसरा न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी का करार किया गया है। इसे भारत 10 सालों के लिए रूस से लीज पर लेगा। इंडियन नेवी के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक एग्रीमेंट के मुताबिक 10 सालों तक पनडुब्बी चक्र 3 की रखरखाव रूस करेगा। साथ ही उसमें भारतीय कम्युनिकेशन और सेंसर सिस्टम भी लगाया जाएगा। इसके साथ भी पनडुब्बी में लगने वाले पार्ट्स भी रूस ही लगाएगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।